हेलो एवरीवन। एसएससी के 1000 इडियम्स की सीरीज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। यह है इस सीरीज़ की 7th वीडियो है, जिसमें आज हम 301 से लेकर 350 तक की इडियम्स कवर करेंगे। आशा है कि आपको पिछली 6 वीडियोस से इडियम्स को याद रखने में काफ़ी हेल्प मिली होगी। इसी तरह हम रोज़ाना 50 इडियम्स करते हैं और बहुत जल्द हमारी ये सीरीज़, जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर्स और बाकी इम्पोर्टेंट इडियम्स कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के सहारे अपना रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि यदि आपने ये 1000 इडियम्स अच्छे से कर ली ना, तो आपकी एक भी इडियम गलत नहीं होगी, क्योंकि एसएससी वोकैब में 80% प्रीवियस ईयर ही पूछती है और जो बाकी 20% है वो नया होता है। उसमें आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है। इसलिए मैं यह 1000 इडियम्स की सीरीज़ सबसे पहले लाया हूँ, ताकि आपका इडियम्स वाला जो सेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप में वोकैब को लेकर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इसमें 301 नंबर पर हमारी जो इडियम है वो है टेक क्यू फ्रॉम। इसमें जो वर्ड है CUEQ, इसका मतलब होता है संकेत या इशारा। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे याद रखिए कि जैसे UPSC हो या SSC हो, उसमें जो भी टॉपर आते हैं वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि जो गलतियां मैंने की वो आप ना करो। इट मीन्स कि किसी दूसरे की गलती से सीखना, किसी से प्रभावित होकर कुछ सीखना। वो ये जो क्यू वर्ड है ये वहीं से लिया गया है कि किसी की गलती से सीखना। उसकी गलती से जो हमें संकेत मिलता है, जो इंडिकेशन मिलता है, वो क्या होता है? क्यू। तो बस यहीं से इसका मीनिंग याद रखिए, टेक क्यू फ्रॉम, किसी की गलती से सीखना या किसी से प्रभावित होकर सीखना। ठीक है, उसके बाद आता है कॉल फॉर, टू आस्क, मांगना। देखिए वैसे तो सीधा सीधा ही मीनिंग है कि कॉल फॉर का मतलब होता है मांगना, फिर भी इसको अगर मैं बोलूँ तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हम किसी को कॉल करते हैं मोबाइल से, और फॉर जो वर्ड आता है ये क्यों यूज़ होता है? ये किसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। इसका हिंदी में होता है के लिए। अब हम किसी को जब कॉल करके बुलाते हैं तो जब हमारी कोई मांग होती है, उससे कुछ डिमांड होती है, तभी तो हम उसको बुलाते हैं। हम उससे कुछ मांगेंगे, और जिस दिन हमारी डिमांड बंद हो जाती है, हम किसी व्यक्ति से मतलब ही ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कॉल फॉर, हम उसको कॉल जब करेंगे जब हमारी कोई डिमांड होगी, किसी चीज़ के लिए कॉल करेंगे। तो टू आस्क, मांगना। ठीक है, उसके बाद आता है आउट ऑफ द क्वेश्चन। ये होता है अनडिज़ायरेबल, नॉट वर्थ डिस्कसिंग, कि यानी नॉट वर्थ डिस्कसिंग, इसका मतलब आउट ऑफ द क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल ऐसा निश्चित हो गया कि इस पे तो डिस्कस करने की ज़रूरत है ही नहीं, इस पे क्वेश्चन की ज़रूरत हमें है ही नहीं। तो ये हो जाएगा नॉट वर्थ डिस्कसिंग, आउट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा व्हील एंड वॉय। ये जो वॉय वर्ड है, ये पहले आप व्हील को देखिए कि व्हील में अगर हम TH लगा दें तो ये वेल्थ हो जाएगा, WEALTH, ये वेल्थ की स्पेलिंग होती है। वहीं से आप इसको देखिए, इससे TH हटा दिया, बट इसका मीनिंग कहीं ना कहीं वही है कि वेल्थ होती है तो घर में सुख होता है, अगर धन होता है तभी तो सुख होगा घर में। तो इसका मीनिंग जो है फिर भी वही है, सुख। और ये जो वॉय वर्ड है, WOE, वॉय, ये उसका जस्ट अपोजिट है, दुख होता है। अब सुख और दुख, तो आप इसको वहीं से रिलेट कीजिए कि जैसे ज़िंदगी में सुख और दुख आते हैं, तो वही बोलते हैं ना हम कि उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। बस यही इसका मीनिंग है, व्हील एंड वॉय, उतार चढ़ाव। ठीक है, उसके बाद आता है एंड अप इन स्मोक। अब देखिए स्मोक का हिंदी मीनिंग होता है धुआं। अब धुएं में जब हम, कोई व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है और वहाँ धुआं ही धुआं हो जाए, तो धुएं में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो काम वो कर रहा है वो भी उसको छोड़ना पड़ेगा, उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाएगा। तो यानी कि जो काम हम कर रहे थे, अगर धुआं हो गया तो वो काम भी हमको एंड करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, तो कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तो यही इसका मीनिंग है, एंड अप इन स्मोक का कोई परिणाम नहीं निकलना। ठीक है, उसके बाद आता है स्प्रेड लाइक फायर। अब देखिए फायर का मतलब होता है आग, स्प्रेड का मीनिंग होता है फैलना। तो स्प्रेड लाइक फायर यानी कि जंगल की आग की तरह फैलना। कोई भी बात हो, अगर वो हम जैसे बोलते हैं ना कि ये बात गांव में आग की तरह फैल गई, तो वो स्प्रेड लाइक फायर
कि जंगल की आग की तरह फैलना। उसके बाद आता है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब है, इन्स का होता है अंदर और आउट्स होता है बाहर। जिस व्यक्ति को इन्स और आउट्स, अंदर की भी पूरी जानकारी और बाहर की भी पूरी जानकारी है, तो वही इसका मीनिंग है इन्स एंड आउट्स, फुल डिटेल्स, पूरा विवरण। उसके बाद आता है हमारा ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। इसको आप ऐसे देखिए, जैसे कोई घर है हमारा, कोई रूम है, वो काफ़ी दिनों से बंद है, तो उसमें मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं, और हम उस रूम में अगर वो मोर्टीन या ऑल आउट जैसा कुछ लगा देते हैं, तो जैसे उसका धुआं होगा तो वो सारी मक्खी मच्छर जो है वो ज़मीन पर गिर जाएंगे। वो थे तो बहुत बड़ी संख्या में, उन्होंने पूरे रूम को घेर कर रखा हुआ था, मच्छर ही मच्छर उस रूम में थे, मक्खी थी उनके साथ। मोर्टीन लगाएंगे तो वो सारे जो बड़ी संख्या में थे वो नीचे गिर जाएंगे, तो वो ड्रॉप हो जाएंगे। वो ड्रॉप का मतलब क्या होता है, गिरना होता है नीचे। तो ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, बड़ी संख्या में गिरना या मरना, ठीक है। और जब वो गिरेंगे तो मर तो जाएंगे ही, जाहिर सी बात है ये तो। उसके बाद आता है रैट रेस। रैट रेस को हिंदी में हम बोलते हैं भेड़ चाल, कि जहाँ सब लोग जा रहे हैं वहीं हम लोग जा रहे हैं रैट रेस करने। वैसे रैट का इंग्लिश मीनिंग तो चूहा होता है, बट हिंदी में भी हम एक इसको बोलते हैं, मुहावरा होता है कि भेड़ चाल चलना, कि जैसे जहाँ सारी भेड़ जा रही हैं वहीं उनके पीछे वाली भेड़ जा रही हैं, तो उसी कंपटीशन में घुस जाना जहाँ बाकी सब हैं, कड़ी प्रतिस्पर्धा करना, सेम कंपटीशन में घुस जाना। उसके बाद आता है हार्ड नट टू क्रैक। अब इसमें नट जो है, आप इसको नट को याद रखिए अखरोट से, ठीक है। अब अखरोट को यदि हम अपने मुंह से तोड़ते हैं, अपने दांतों से तोड़ते हैं, तो वो तो टूटेगा नहीं, वो तो एक लोहे जैसा होता है ना। तो हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि नट तो अखरोट हो गया, क्रैक का मतलब होता है उसको तोड़ना। तो हार्ड नट टू क्रैक यानी लोहे के चने चबाना, क्योंकि वो टूटेंगे तो है ही नहीं, क्योंकि क्रैक करने के लिए वो ऊपर से इतने हार्ड है। तो हार्ड नट टू क्रैक, लोहे के चने चबाना, ठीक है। तो उसके बाद आता है सी आई टू आई। अब इसमें देखिए आई टू आई, हम उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं जिससे हम पूरी तरह सहमत हों। जिससे हम गुस्सा हों या उसके अपोजिट हों, उसकी आंखों में आंखें डालने का तो मतलब ही नहीं बनता। हम तो फेस भी दूसरी साइड घुमा कर खड़े हो जाते हैं उस व्यक्ति को देख करके। आंखों में आंखें किसकी डाल सकते हैं, जिससे हम पूरी तरह सहमत हों। टू थिंक इन द सेम वे, जो एक जैसा सोचते हों, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पुट एक्रोस। अब पुट एक्रोस का मीनिंग आप सीधे सीधे यही याद रखिए कि बस विचारों या भावनाओं का सफलतापूर्वक संवाद करना। टू कम्युनिकेट योर आइडियाज़, किसी से पुट एक्रोस, अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना, अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। उसके बाद आता है टू हैव सेकंड थॉट। अब देखिए सेकंड थॉट का मतलब क्या होगा, एक दूसरा विचार, एक विचार जो हमारे माइंड में, एक कमिटेड माइंड है हमारा, उसके साथ साथ एक विचार और रखना। एक तो कमिटमेंट हमने कर लिया कि डिटरमिनेड है कि हमें ये काम करना ही करना है, उसके अलावा भी उसी टॉपिक के आसपास हमारे माइंड में कोई सेकंड टॉपिक भी चल रहा है, सेकंड थॉट भी चल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो पहला टॉपिक है हमारा, हम उसको फिर से एक बार सोचेंगे कि यार पता नहीं जो दूसरा टॉपिक हमारे माइंड में चल रहा, हो सकता है वो ठीक हो, पहला गलत हो। तो हम रिकन्सिडर करने लगेंगे, सोच विचार में पड़ जाएंगे, या फिर पुनः विचार करेंगे एक बार कि जो पहला टॉपिक हमारे माइंड में चल रहा है वो बेटर है, या दूसरा टॉपिक जो चल रहा है वो बेटर है, ठीक है। तो टू हैव सेकंड थॉट, सोच विचार में पड़ जाना या पुनः विचार करना, ठीक है। उसके बाद आता है ये 314 नंबर, नॉट माई कप ऑफ टी। अब देखिए कप ऑफ टी जो होता है, चाय को वही लोग अक्सर पीते हैं जिन्हें चाय पसंद होती है, वरना हर कोई चाय नहीं पीता है, ठीक है। तो चाय जो है वो पसंद की चीज़ है। तो कप ऑफ टी, अब वो तो पसंद की चीज़ है, उसके आगे नोट लगा दिया, तो जो पसंद की चीज़ थी वो तो अब वो भी पसंद की नहीं रही, क्योंकि नॉट माई कप ऑफ टी कर दिया। तो नापसंद व्यक्ति या वस्तु, नॉट माई कप ऑफ टी, नापसंद व्यक्ति या वस्तु, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रॉ इन द विंड। अब देखिए स्ट्रॉ क्या होता है, जो छोटा वाला पाइप होता है ना, जिससे आप जूस या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उसको स्ट्रॉ बोलते हैं ना। अब वो स्ट्रॉ अगर हवा में, वो आप ऐसे मानिए किसी टेबल पर रखी हुई है और वो अचानक से बहुत तेज़ी से हवा में उड़ गई, स्ट्रॉ इन द विंड। तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि कोई इतनी तेज़ हवा आई जो उसने स्ट्रॉ को भी उड़ा लिया। तो आप ये संभावना लगाएंगे कि यार इसका मतलब कुछ आंधी तूफान बड़ा आने वाला है, क्योंकि इतनी तेज़ हवा आने का तो मतलब ही नहीं बनता था। तो ये क्या है, संभावनाओं का सूक्ष्म संकेत। वो जो इंडिकेशन उससे मिला है कि स्ट्रॉ हवा में उड़ गई, वो संकेत है संभावनाओं का कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये है कट ए सॉरी फिगर। इसका देखिए आप, ये सॉरी फिगर, सॉरी का तो मतलब ही माफ़ी जैसा होता है। तो सॉरी हम कब बोलते हैं, जब हम कुछ गंदा काम कर देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं,
तभी तो हम सामने वाले को सॉरी बोलते हैं। और सॉरी फिगर कि हम कुछ ऐसा करना कि जो हमें सामने वाले से माफ़ी मांगनी पड़े। तो ये क्या है, मेक ए पुअर इंप्रेशन। जब हम किसी के सामने कुछ ऐसा गलत करेंगे फिर माफ़ी मांगेंगे तो ये पुअर इंप्रेशन ही तो पड़ेगा ना सामने वाले पर, तो खास प्रभाव न डालना, ठीक है। इसके बाद आता है बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का क्या होगा कि जो मार्क है, बिसाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के पास में होना, मतलब वहाँ नहीं होना, उसके आसपास होना, ठीक है। जो मार्क है वो मार्क पर ही नहीं होना, बिसाइड उसके आसपास कोई चीज़ होना। तो जब आसपास है तो नॉट टू द पॉइंट, तो इसका इंग्लिश एग्जैक्ट मीनिंग निकलेगा ही असंगत होना, ठीक है। उसके बाद आता है टू बर्न वंस फिंगर। अब देखिए ये टू बर्न क्या होता है, जलाना, और फिंगर्स क्या होता है, उंगलियां। तो यदि आग में हमने किसी वजह से अपनी उंगलियां जला ली तो सामने वाला क्या कहेगा, अरे यार इसने तो खुद को मुसीबत में डाल लिया, अपना हाथ जला लिया, अपनी उंगलियां जला ली। तो टू बर्न वंस फिंगर्स, स्वयं को मुसीबत में डालना, ठीक है। स्टिक टू गन्स। अब देखिए आप जब स्कूल टाइम में हम लोग भी थे तो वहाँ टीचर हमारे स्टिक से पिटाई करते थे, डंडी से जो पिटाई करते थे, क्योंकि बच्चे से कोई बात हो सकता है, किसी बच्चे ने कोई चोरी वगैरह कर ली हो और उसको स्टिक से उसकी पिटाई करते हैं, तो वो अगर उसने चोरी नहीं की तो वो तो बार बार यही बोलेगा ना, उसको कितनी भी पिटाई कर लो कि मैंने नहीं की। तो आप उसको स्टिक दिखा लो या उसको आप गन दिखा लो, बंदूक दिखा दो ला करके उसको डराने के लिए, बट अगर उसने चोरी नहीं की तो वो तो अपनी बात पर अडिग रहेगा ना। मेंटेन ऑन ओपिनियन। तो आप इसको बस ऐसे ही याद रखिए कि उसको स्टिक दिखाओ या गन दिखाओ, स्टिक टू गन्स, बट वो अपनी बात पर अडिग रहेगा, ठीक है। स्टिक टू गन्स। टू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। इसका आप ऐसे देखिए कि जो फिश होती है वो वाटर में ही रहती है, वाटर ही उसका जीवन है, पानी के अंदर ही वो सब काम करती है। और अगर आप उसको पानी से ही बाहर निकाल देंगे तो जो उसका जीवन है उससे ही आपने उसको बाहर निकाल दिया, तो वो क्या होगा, फिर उसके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी, वो एक तरह से मोहताज हो जाएगी, असहज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है ये टू फोम एट वंस माउथ। आपने कई बार देखा होगा जब दो लोगों में बहस होती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, मारने मरने को उतारू हो जाते हैं, तो उनके होठ जो होते हैं उस पर एक वाइट वाइट सा फॉर्म सा बनने लगता है जिसको झाग बोलते हैं। बस ये वही वर्ड है, टू फॉर्म एट वंस माउथ, बेहद गुस्सा हो जाना, टू बी वेरी एंग्री, ठीक है। उसके बाद आता है सैंड पैकिंग। अब सैंड पैकिंग का आप ऐसे याद रखिए, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपने कुछ भी ऐसा गलत कर दिया जो आपके बॉस को पसंद नहीं आया, तो वो क्या करेगा, आपकी पैकिंग कर देगा, यानी कि आपका बोरिया बिस्तर बांध देगा और सैंड कर देगा, आपको भेज देगा और आपसे कहेगा, आपके घर भिजवा देगा और बोल देगा कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पैकिंग मैंने आपके घर भिजवा दी है, आपका बोरिया बिस्तर आपके घर भिजवा दिया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सैंड पैकिंग, बर्खास्त करना या किसी को जाने के लिए कहना, ठीक है। उसके बाद आता है किक अप ए रो। किक क्या होता है, किक होता है लात मारना, और रो क्या होता है, जो लाइन से कुछ भी चीज़ लगी हुई हो, जो लाइन होती है एक आर पार, वो होती है रो, ठीक है। आपने बॉलीवुड की या बहुत सी फिल्मों में ऐसा देखा होगा, जब हीरो विलन को मारता है तो वो विलन एक बार तो ऐसा सीन जरूर आता है कि साइकिलों पर जरूर गिरता है जा करके, है ना। तो एक साइकिल पर वो गिरेगा और लाइन से सारी साइकिल गिरती चली जाएंगी। वहाँ से इसको रिलेट करिए कि किक अप ए रो, कि किसी एक चीज़ में लात मार दी और बाकी सारी गिर गई। अब जब बाकी सारी गिरेंगी तो जो वहाँ और पब्लिक होगी वो तो उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाएगी, हमारी साइकिल भी तूने गिरा दी, हमारी भी गिरा दी, हमारी भी गिरा दी, तो एक हंगामा वहाँ खड़ा हो जाएगा। किक अप ए रो को अगर वो किसी लाइन में लात मारता है, हंगामा खड़ा करना, ठीक है। उसके बाद आता है बियॉन्ड द पेल। ये पेल का हिंदी मीनिंग होता है पीला, जो कलर होता है ना येलो पीला, वो पेल होता है, ठीक है। और बियॉन्ड का मतलब होता है उससे भी परे, उससे भी ज़्यादा कुछ हो जाना, ठीक है। तो बियॉन्ड द पेल की पीले से भी ज़्यादा कुछ हो जाना, यानी कि जो सीमा थी पीला होने की, जो सीमा थी वो उससे भी ज़्यादा पीला हो गया, तो ये क्या होगा, सीमा के बाहर होना। अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल, वो इतना ज़्यादा पीला होना कि जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। टू टॉक समवन ओवर। अब देखिए किसी से, समवन होता है किसी से बात करना, किसी मैटर के ऊपर, टू टॉक समवन ओवर, किसी मुद्दे पर बात करना। अब जब हम किसी मुद्दे पर उससे बात कर रहे हैं तो उसको तो समझाएंगे ही ना, उसको भड़काएंगे थोड़ी ना। तो टू टॉक समवन ओवर, टू कन्विंस ओवर, समझाना, ठीक है। उसके बाद आती है ये 326 इन द ब्लूज़। अब ब्लूज़ देखिए हम वर्ड मोस्टली जो यूज़ करते हैं ये आता है हमारा आकाश या आसमान के लिए, क्योंकि आसमान ही नीले रंग का होता है। तो जो व्यक्ति आसमान के नीचे खुली छत के नीचे सोता है, उसके पास खुद की छत नहीं है,
वो कैसा होगा, चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड, यानी कि उदासीन होगा अपने आप में, बिल्कुल एक तरह से डिप्रेस्ड व्यक्ति कि यार मेरा खुद का घर नहीं है, मेरी खुद की छत नहीं है, तो इन द ब्लूज, डिप्रेस्ड और चीयरलेस। उसके बाद आता है बरी द हैचेट। अब इसमें जो बरी वर्ड होता है ये तो आता है दफन करना, और हैचेट जो वर्ड होता है ये होता है कुल्हाड़ी। अब जैसे दो लोग हैं, अब दो लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी तनाए खड़े हैं, जान से मारने पर तुले हैं, ठीक है। आप बीच में गए और आपने दोनों की कुल्हाड़ी ली और उसको दफन कर दिया, तो इसका क्या हो सकता है मीनिंग कि आपने उनका झगड़ा शांत करा दिया, ठीक है। बरी द हैचेट, झगड़ा ख़त्म करना। उसके बाद आता है वंस इन ए ब्लू मून। अब ब्लू मून पूरे महीने में एक बार होता है, डेली कभी नहीं होता वो, तो ब्लू मून का जो हिंदी मीनिंग क्या होगा फिर, कभी कभार, ठीक है। उसके बाद आता है थ्रो थिक एंड थिन। अब इसमें देखिए थिक क्या होता है, थिक होता है मोटा और थिन होता है पतला। इसके जैसा एक इडियम मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, थ्रो फायर और वाटर, कि हर तरीके के रिस्क से गुजरना, थ्रो फायर एंड वाटर। तो फायर और वाटर एक दूसरे के अपोजिट थे, तो बस वही इडियम ये है, थ्रो थिक एंड थिन, कोई मोटा हो या पतला हो, हर स्थिति में काम करना है तो करना है। स्थिति चाहे थिक हो चाहे थिन हो, मोटी हो या पतली हो, ये काम तो करना ही पड़ेगा, तो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर हाल में, ठीक है। उसके बाद आता है कम टू ग्रीफ। इसमें जो ग्रीफ वर्ड है इसका मतलब होता है दुख। अब दुख आकर के हमारे गले पड़ जाना, ठीक है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ना ऐसे बोलते हैं ना, तो टू सफ़र, भुगतना, दुखों को भुगतना। उसके बाद आता है ईट एनीवन साल्ट। अब इसमें साल्ट जो वर्ड है, देखिए साल्ट कहाँ पर होता है, साल्ट तो भोजन में होता है ना, खाने में, तो किसी एनीवन होता है किसी का भी खाना खाना, मतलब किसी के भी घर जाकर खाना खाना, तो वो होगा कि किसी के भी घर जो भोजन करने का मतलब क्या हो सकता है कि आप किसी के भी घर मेहमान बनकर गए हैं, तभी तो वो आपको भोजन करा रहा है, वरना वो तो लात मार के बाहर निकाल देगा। तो बस यहीं से इसका याद रखिए, ईट एनीवन साल्ट टू बी एनीवन्स गेस्ट। उसके बाद आता है गिव ए हैंड विद। अब देखिए इसका मतलब ऐसे समझिए आप कि आप कोई बस जा रही है और वो आपसे मिस हो रही है और आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, और कोई व्यक्ति जो है वो बस की खिड़की पर खड़ा है, तो वो आपको अपना हाथ पकड़ाएगा कि मेरा हाथ पकड़ो और जल्दी से चढ़ जाओ, ठीक है। तो उसने जो हाथ पकड़ाया तो उसने क्या किया, आपको हेल्प भी तो की है ना, बस वहीं से आप इसको रिलेट कीजिए, गिव ए हैंड विद, कि उसने अपना हाथ दिया, तो टू हेल्प विद, सहायता करना। उसके बाद ये इडियम आती है टेक टू हार्ट। अब जैसे आप अपने नॉर्मल कन्वर्सेशन में अपने यारों दोस्तों को बोलते हैं अरे यार दिल पर मत लेना, बस ये वही वर्ड है टेक टू हार्ट, दिल पर लेना, यानी कि सीरियस, या हम बोल सकते हैं टू बी वेरी अपसेट बाय समथिंग दैट समबडी सेज और डज। किसी ने कुछ कहा और हम उससे बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, दुखी हो गए, क्योंकि हमने वो बात दिल पर ले ली, तो ये क्या होगा, टेक टू हार्ट, दिल पर लेना। उसके बाद आता है हैड बेटर। ये वर्ड आप ग्रामर में बार बार सुनेंगे, जब आप ग्रामर की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तब इसका पूरा मीनिंग बताऊंगा। अभी आप इसका यहीं से ऐसे याद रखिए कि इसका उपयोग किसी को यह बताने के लिए किया जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्राइक ए बार्गेन। बार्गेन का मतलब होता है सौदेबाजी करना, ठीक है। वहीं से सीधा सीधा मीनिंग इसका यही बनता है टू नेगोशिएट ए डील। जब हम सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं तो उससे स्ट्राइक ए बार्गेन, उस दुकानदार से बार्गेनिंग करना बार बार, तो क्या होगा, नेगोशिएट करना। उसके बाद आता है पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मीनिंग जो है हम वो ऐसे याद कर सकते हैं कि सीधे, अब देखिए इसमें जो दो वर्ड हैं, एक तो है पॉइंट, तो पॉइंट होता है, और एक होता है ब्लैंक जो कि बिल्कुल खाली है ना। तो ये हम क्या बोलेंगे कि सीधे पॉइंट की बात करना और ये बोल देना कि भाई तू एकदम ब्लैंक है और अपनी इस कमी को ऐसे सॉल्व कर ले तो फ़ायदे में रहेगा, ठीक है। सीधे पॉइंट की बात बोलना कि तू एकदम खाली है, ब्लैंक है, और अपनी इस कमी को ऐसे दूर कर, यानी बात को घुमाना फिराना बिल्कुल नहीं है, बस सीधे जाओ और स्पष्ट बोल दो, पॉइंट ब्लैंक एकदम, ठीक है। उसके बाद ये आता है हमारा बट इन। इसमें जो वर्ड है बट, BUTT, इसका मतलब होता है कुंडी, जो दरवाजे में जो कुंडी होती है, ठीक है। तो अब देखिए कोई व्यक्ति है वो आपकी तरफ आपके रूम में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा लिया आपने, तो आपने उसके रास्ते में एक बाधा ही तो क्रिएट कर दी कि अब तो अंदर नहीं आ सकता क्योंकि हमने दरवाज़ा लगा दिया है। बस वही इसका मीनिंग है बट इन, बाधा डालना, यानी इंटरप्ट करना। उसके बाद आता है किकिंग हिल्स। अब देखिए किकिंग का मतलब क्या है, ये किक वर्ड है, तो किक फिर से वही आया, लात मारना, और हील्स यानी कि एड़ियाँ जो है आपकी उनको ज़मीन पर पटकना, लात मारना। तो आप ऐसे याद करिए जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, और आप दोनों कहीं मिलने का आपका प्रोग्राम है, और आप पार्क में या कहीं
रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो जब काफ़ी टाइम हो जाएगा आपसे मिलने वाला जो भी व्यक्ति है वो अभी तक नहीं आया, तो आप उल्टी सीधी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देंगे। कभी क्रॉस फिंगर वाली जो इडियम आती है कि क्रॉस फिंगर, किसी की प्रतीक्षा करना, या आप पैरों को ज़मीन में मारना स्टार्ट कर देंगे। अरे यार परेशान हो गए जब से अभी तक वो आया नहीं है। तो आपका दोस्त बोलेगा अरे वो नहीं आने वाला, तू यहाँ से चल, अपना समय बर्बाद मत कर, ये किकिंग हिल्स कर करके अपना समय बर्बाद मत कर, ज़मीन में लात मार मार के, ठीक है। तो वही इसका मीनिंग है, किकिंग हिल्स, समय बर्बाद करना। उसके बाद आता है काउच पोटैटो। इसमें जो वर्ड है काउच, ये होता है सोफ़ा जो हमारे घर में होता है, ठीक है। सोफ़े के लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है, सोफ़ा। तो सोफ़े पर पड़ा रहने वाला पोटैटो, तो पोटैटो को ये व्यक्ति के लिए यहाँ पोटैटो वर्ड यूज़ किया गया है कि जो व्यक्ति सिर्फ सोफ़े पर ही पड़ा रहता है, काम धाम उसे कुछ करना नहीं होता है, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा आलसी व्यक्ति है। काउच पोटैटो है वो आलसी व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद आता है ये कैरी द बॉल। अब कैरी द बॉल को आप ऐसे याद रखिए कि क्रिकेट का जो लास्ट ओवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोनों ही टीमों के लिए मोस्टली, क्योंकि उस पर बैट्समैन पर भी प्रेशर होता है और बॉलर पर भी प्रेशर होता है। तो कैरी द बॉल का मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि जिसने वो लास्ट ओवर करने की जिम्मेदारी उठा ली, बॉल को कैरी कर लिया कि हाँ ये ओवर मैं कराऊंगा, तो उसने अपनी टीम की तरफ से एक उत्तरदायित्व ले लिया, एक जिम्मेदारी ले ली कि हाँ चलो ये ओवर मैं कराता हूँ। तो कैरी द बॉल, उत्तरदायित्व लेना। उसके बाद आता है ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा। अब डिलेमा जो वर्ड है ये, इसका हिंदी मीनिंग होता है दुविधा, ठीक है। अब हॉर्न्स, उसके भी सींग होना, अब दुविधा के सींग पर होना, तो इसका मतलब क्या होगा कि आगे कुआ पीछे खाई, तभी तो हम एक दुविधा में रहेंगे कि आगे जाएं या पीछे जाएं, ठीक है। उसके बाद आता है होल्ड वंस टंग। टंग होता है जीभ और होल्ड होता है रोकना या पकड़ना। अब अपनी जीभ को रोक लेना, जब हमारी जीभ रुक गई तो हम क्या फिर बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है फिर? चुप रहना। होल्ड वंस टंग, चुप रहना। उसके बाद आता है हमारा नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था जो हार्ड एंड फास्ट वर्ड है ये पहले की इडियम आ चुकी है, इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा कठोर। अब नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, तो जब इसमें पहली नो लग गया तो अब तो वो स्ट्रिक्ट और कठोर तो रहेंगे नहीं, अब तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या होगा? आसान नियम। उसके बाद आता है लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका आप ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति है, उसके घर में सिर्फ इतना अनाज है, या तो उसकी थाली में है, उसकी प्लेट में है, या उसके मुंह में है यानी पेट में है। तो हैंड टू माउथ, बस इतना ही अनाज है, या तो उसके जो खाना उसने खाया है तो उसके हाथ में है या उसके मुंह में है, उसके अलावा उसके घर में किसी भी तरह का कोई अनाज नहीं रखा हुआ है, तो बस वह गरीबी में किसी भी तरीके से अपना गुजारा कर रहा है। यही इसका मीनिंग है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, किसी प्रकार गुजारा करना। उसके बाद आता है ये कैप इन हैंड। इसमें देखिए कैप इन हैंड को आप ऐसे याद रखिए, आपने बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई डेथ वगैरह होती थी अचानक से किसी हीरो वगैरह की, तो जो पुलिस वहाँ पर आती थी तो इंस्पेक्टर अपनी टोपी उतार करके अपनी बगल में दबा लेता था अपने हाथ के नीचे। तो इसका मतलब क्या होता था कि पुलिस भी जो है उस व्यक्ति को सम्मान दे रही है, ठीक है। कैप इन हैंड, अपने हाथ में उसने अपनी टोपी उतार ली, तो वहीं से आप इसको रिलेट करिए, कैप इन हैंड, सम्मान देना, ठीक है। उसके बाद आता है नल एंड वॉइड। नल का मतलब भी शून्य होता है और वॉइड का मतलब भी खाली होता है, यानी दोनों शून्य या खाली ही दोनों वर्ड का मीनिंग होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग इनवैलिड या अमान्य, ठीक है। टू हेल फ्रॉम, अब हेल का जो बेसिक एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है स्वागत करना, ठीक है। अब हेल फ्रॉम, कोई कहीं से उत्पन्न हो रहा है तभी तो हम उसका स्वागत करेंगे, तो टू कम फ्रॉम, उत्पन्न होना। टू हेल फ्रॉम, उत्पन्न होना। उसके बाद आता है टू पुट एन एंड टू। अब पुट का मीनिंग होता है कहीं पर कोई चीज़ रखना, और एंड टू पुट एन एंड टू, अब किसी चीज़ का एंड कर देना, एंड रख देना उसका, है ना। तो वही इसका मीनिंग है स्टॉप कर देना, किसी चीज़ का अंत कर देना। टू पुट एन एंड टू, अंत कर देना, ठीक है। उसके बाद आता है ड्रेसिंग डाउन। अब ड्रेसिंग डाउन को आप ऐसे याद करिए कि जैसे हम कहीं पर भी अपने ऑफिस में जाते हैं, तो भले ही वो सरकारी ऑफिस हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वहाँ पर जो हमारा ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर हमारा ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं है, ड्रेसिंग हमारी डाउन, नीचे तक नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, तो हमें फटकार लग सकती है। टू गिव स्कोल्डिंग, ड्रेसिंग डाउन, तो वो हमारा जो बॉस है या हमारा जो सीनियर है वो सीधे सीधे बोलेगा कि ड्रेसिंग डाउन करो अपनी, अच्छे से सही से करो इसको, और ये स्लीव वगैरह ऊपर मत करो, इनको डाउन करो, ठीक है। तो हमको ये फटकार लग सकती है, ड्रेसिंग डाउन, फटकारना, ठीक है।
उसके बाद आता है थ्रो कोल्ड वाटर। अब देखिए कोल्ड वाटर क्या होता है, ठंडा पानी, और ठंडा पानी हम किसी के ऊपर फेंक देंगे तो वो क्या होगा कि वो उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। और बॉडी ठंडी कब होती है, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाता है, ठीक है, तभी तो होती है, क्योंकि अगर उसे गुस्सा आएगा तो फिर तो उसका खून गर्म हो जाएगा और ज़्यादा उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बट अगर वो डर रहा है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तो उसकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगी, ठीक है। तो वही इसका मीनिंग वहीं से रिलेट कीजिए कि उसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज कर देना, हतोत्साहित कर देना। तो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, जिसमें हमने 350 ईडियम्स कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद की वाली वीडियो जो है वो मैं कल अपलोड करूँगा, जिसमें 351 से लेकर 400 तक की ईडियम्स होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।